ऑनलाइन क्लास में बच्चों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अपेक्स कोर्ट है, यानी शीर्ष न्यायालय है, और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। भारत की जो न्यायिक स्ट्रक्चर है वो एकीकृत है। इसकी 3 चरण हैं इसके: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। मद्रास एवं मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 और 1823 में स्थापित किए गए थे। इन उच्च न्यायालयों को भारत सरकार नियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था। 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं। इसको न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कानून यदि संविधान के प्रावधानों के विपरीत हैं, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उनको रद्द घोषित कर सकती है। जहाँ तक संवैधानिक प्रावधानों की बात है, भारतीय संविधान में भाग 5 एवं अध्याय 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के बाद 5 नया अनुच्छेद 134 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय के संगठन की जहां बात है, मूल संविधान में इसमें 8 टोटल न्यायाधीश होते थे, मुख्य न्यायाधीश समेत, लेकिन वर्तमान में जो है 34 हैं। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान की जहाँ तक बात है, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। न्यायाधीशों की जहाँ नियुक्ति का सवाल है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकता है, ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है, यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना जरूरी है। 1950 से 1973 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही। लेकिन इस परंपरा को तोड़ा भी गया। 1973 में तोड़ा गया, जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ के A.N. रे को भारत का CJI नियुक्त किया गया, और 1977 में इसका पुनः दोबारा इसका उल्लंघन किया गया, जब तत्कालीन 10 सीनियर मोस्ट न्यायाधीशों को छोड़ के और M.U. बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि सरकार द्वारा वरिष्ठता का उल्लंघन न किया जाए। जहाँ तक परामर्श एवं कॉलेजियम सिस्टम की बात है, इस पर विवाद रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने खुद परामर्श शब्द की अलग अलग व्याख्या की है। अपने प्रथम मामले 1982 में जो है कहा था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, केवल विचारों का आदान प्रदान है। उसके बाद 1993 में दूसरे जो न्यायाधीश मामले थे उसमें उसने फैसले को पलट दिया, परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया। तृतीय न्यायाधीश के मामले 1998 में न्यायाधीश ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है, उन्हें उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से भी हुई थी और यह वर्ष 1998 से प्रचलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण के लिए किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की कार्यप्रणाली का जिक्र करते हैं। कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करता है। केंद्र सरकार भी अपने कुछ नाम जो है प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेज सकती है। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर विचार करता है और अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल को सरकार के पास भेजता है। यदि कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुनः भेजता है, दोबारा भेजता है, तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी होगी, लेकिन जवाब देने के लिए टाइमलाइन निर्धारित नहीं है, समय सीमा नहीं है। इस कारण कई बार सरकार नामों को सहमति नहीं देती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के जरिए जो है कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया है कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी जो है मूल संरचना के सिद्धांतों के खिलाफ है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है। न्यायाधीशों की योग्यताओं की जहाँ तक बात है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे कम से कम 5 सालों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता यानी एडवोकेट होना चाहिए। और एक कंडीशन ये भी है कि उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये योग्यताएं हैं न्यायाधीशों के लिए, जजेस के लिए। शपथ और प्रतिज्ञान की जहाँ तक बात है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है और शपथ इस बात की लेनी होती है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने की, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करने की, संविधान और कानून की मर्यादा बनाए रखने की। न्यायाधीशों का कार्यकाल की जहाँ तक बात है, तो 65 या 6 वर्ष में जो भी पहले हो, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे करके पहले भी वो कोई न्यायाधीश पदमुक्त हो सकता है। न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की बात है तो जो है राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने वाले हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष सदस्यों के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन होना चाहिए और उन्हें हटाने का आधार होगा दुर्व्यवहार यानी मिसकंडक्ट और अक्षमता, यानी जब कोई न्यायाधीश शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाए। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग का कोई महाभियोग पारित नहीं किया गया है। रामास्वामी और दीपक मिश्रा पर महाभियोग के प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हुए। उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार अवकाश और पेंशन समय समय पर जो है संसद तय करती है। वित्तीय आपातकाल के अलावा इनके सर्विस के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का जहाँ तक सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित चल रहा हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है एडहॉक जजेस जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गण पूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए
सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी जो है नियुक्त किया जा सकता है अस्थायी अवधि के लिए। न्यायालय की प्रक्रिया की जहाँ तक बात है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रियाओं को भी नियमित करने के लिए नियम बना सकता है। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों वाले एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है संवैधानिक मामलों को तय करने के संदर्भ में। जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की बात है तो काफ़ी उपाय, संवैधानिक उपाय किए गए हैं, जैसे नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा इनको दी गई है, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि से वे, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अपनी अवमानना पर दंड देने की सख्ती, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, कार्यपालिका से पृथकता। तो ये जो है उपाय हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहे और निष्पक्ष ढंग से स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर सके। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्षेत्राधिकार की बात है तो 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और परामर्शी क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में ये मामले आते हैं, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, 2 या अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता को लेकर उत्पन्न हुआ हो, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, केंद्रीय राज्यों के मध्य खर्चों या पेंशन के संबंध में समझौते वगैरह वगैरह। अब न्यायाधीश क्षेत्र की बात करें रीट ज्यूरिसडिक्शन की, तो वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षक आदि पर न्यायादेश जारी करके और जो पीड़ित नागरिक हैं उनके मूलाधिकारों की रक्षा करता है। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील की जा सकती है। जहाँ तक सलाहकारी क्षेत्राधिकार का सवाल है तो अनुच्छेद 143 में 2 श्रेणियों के मामले जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास राय देने का अधिकार होता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर सनद संबंधी मामलों कोई विवाद उत्पन्न होने पर। अभिलेख न्यायालय की जहाँ तक बात है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्रवाई और उसके फैसले सार्वजनिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार भी है, जैसे कि अभी प्रशांत भूषण को जो है न्यायालय की अवमानना करने के लिए दोषी मानते हुए उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी इसके पास है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही हों तो ऐसे अधिनियमों को जो है न्यायालय रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान मामलों की जहाँ तक बात हो, मास्टर ऑफ रोस्टर की बात है कि भाई मामले हैं उनकी जो सुनवाई के लिए पीठों का गठन होगा तो मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकारों को ये संदर्भित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर होता है और वह अकेले ही न्यायाधीशों की पीठों का गठन करने और गठित किए गए पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार रखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों और प्रशासनिक पक्ष के प्रमुख हैं, इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है। धन्यवाद।